हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का विजडम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है जो बच्चे 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इस सीरीज को कर लेते हैं तो आप जब बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको उस एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो इसीलिए हमने इस सीरीज का नाम रखा है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम इस सीरीज को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से जानेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करते समय हम 2011 से 2026 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ सोल्व करने की कोशिश करेंगे और उसका एक बेस्ट आंसर तैयार करेंगे। क्योंकि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछने की प्रवृत्ति रही है और वो बार बार उन्हीं क्वेश्चन को कई बार रिपीट करता है। तो अगर 5 से 10 साल तक की आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है। तो हम इस सीरीज में क्या करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा सब्जेक्ट है भौतिकी, फिजिक्स। और भौतिकी में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन को हम यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि इससे 2011 से लेकर 2026 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर से, उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है आपका ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन आपका होता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो 2 तरह के क्वेश्चन होता है। या तो वो क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं या तो वो क्वेश्चन 5 या 6 नंबर के होते हैं। तो हम इन सभी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो चलिए इस सीरीज में जो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन से हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और प्रकाश के परावर्तन से जो क्वेश्चन आए हैं अब तक हम उसको ध्यान से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है और चौथा ऑप्शन है हमारा कि इनमें से कोई नहीं। अब इस चीज को समझने का प्रयास करें आप। जैसे ये एक हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण हो गया और इस समतल दर्पण में अगर कोई भी प्रकाश की किरणें आती है तो वो किरण आपका इंसिडेंट रे कहलाता है। इंसिडेंट रे को हिंदी में कहते हैं आपतित किरण और वो प्रकाश की किरण सतह के एक पॉइंट से टकराकर वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो जो लौटती हुई किरण होती है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे और जिस पॉइंट पर अगर प्रकाश की किरण टकराई है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। और यदि इस आपतन बिंदु पर एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो इस सीधी लाइन को कहा जाता है नॉर्मल या अभिलंब कहा जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल को कहा जाता है डिनोट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। परावर्तन के नियम ये कहता है, पहला नियम ये कहता है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है, 2 हो गया, एक इंसिडेंट रे और एक आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो ये अभिलंब है, तीनों एक समतल में होता है। आप इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है ये तीनों एक ही
समतल में स्थित है। अब इसका जो दूसरा नियम होता है वो दूसरा नियम क्या कहता है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि यहाँ पे जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो बाई ऑप्शन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ कहा है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से ये निर्धारित होता है कि आपतन कोण जो होते हैं वो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पे जो परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर है ये ऑप्शन गलत है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर है ये भी ऑप्शन गलत है, और इनमें से कोई ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन या सबसे सही ऑप्शन है वो हमारा ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश तरंग एक उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किस चीज का उदाहरण है, तो ध्यान से देखें। ऑप्शन है हमारा ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैगनी तरंग का, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से अब कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर जो है वो है प्रकाश तरंग जो होता है वो उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, इसको हम अपने ये जो हमारे पास जो फिगर दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के माध्यम से हम इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब वो तरंग होता है कि जो क्या करता है, एक सरल रेखा में भी चलता है और वो एक तरंग की तरह भी चलता है। जब आप प्रकाश के परावर्तन को चैप्टर को पढ़े होंगे तो वहां पे आपने सीखा होगा कि प्रकाश के अंदर डुअल नेचर पाया जाता है, द्वि प्रकृति पाया जाता है। द्वि प्रकृति का अर्थ होता है कि प्रकाश जो होता है, अगर ये सन है तो प्रकाश जो होता है वो एक कण के समान एक सरल रेखा में भी चलता है, और प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो एक तरंग के समान भी क्या होती है, चलती है। ठीक है, इसी को ही प्रकाश का डुअल नेचर या प्रकाश की द्वि प्रकृति कहा जाता है। तो प्रकाश एक तरंग की तरह भी चलता है और प्रकाश कणों के माध्यम से अपने एक सरल रेखा में चलता है। इसीलिए प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, और इसका सही आंसर होगा कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन यह हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है। आप इस बात को भी ध्यान देना कि यहाँ पे क्वेश्चन में एयर वाइज नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये कब पूछा गया था। तो तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो आपके सामने ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया है 2022 और 2020। ये क्वेश्चन 2022 और 2020 दोनों में ये क्वेश्चन क्या हुआ है, आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आप एयर वाइज भी ध्यान में रखिएगा। अब नहीं भी याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझें। यहाँ पूछा गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो दर्पण है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास कि वो केवल समतल दर्पण हो सकता है, वो केवल उत्तल दर्पण हो सकता है, वो केवल यहाँ अवतल है ये उत्तल हो सकता है, और यहाँ ऑप्शन है हमारा या तो समतल हो सकता है अथवा उत्तल हो सकता है, यानी कि या तो समतल वो हो या तो उत्तल हो। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ क्या बोला गया है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा प्रतीत होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा कब प्रतीत होता है, तो ध्यान से समझें कि हमारे पास दो दर्पण है। एक हमारे पास है समतल दर्पण, एक हमारे पास क्या है, समतल दर्पण। अगर आप समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को अगर ध्यान से पढ़ें और जानें तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो जो बनते हैं वो सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा वो सीधा होता है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा वो सीधा होता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, और वो वस्तु के बराबर होता है, सीधा भी होता है और वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को समझें। और उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है और
उल्टा होता है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि सीधा बनता है या उल्टा बनता है, यहाँ हमें पूछा है कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो दो ऐसे दर्पण है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब हमें सीधा प्रतीत होता है, या तो वो समतल दर्पण हो या तो वो उत्तल दर्पण हो। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि ये इसका ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। तो यहाँ हमें माध्यम दिया गया है, एक माध्यम दिया गया है कांच, एक माध्यम दिया गया है पानी, और एक माध्यम दिया गया है लोहा, और एक माध्यम दिया गया है निर्वात। तो हमें पूछा गया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्यान से देखना कि निर्वात में जो होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब इसे आप इस बात को समझें कि एक है निर्वात, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को ध्यान से समझे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। और अगर हम वायु में बात करें तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के लगभग ये क्या होती है, बराबर होती है। तो वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो जो लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। अगर हम बात करें कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और अगर कांच में हम प्रकाश की चाल की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो बाई ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें कि हमें पूछा गया है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो कांच में तो प्रकाश की चाल हमारी कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लोहा में प्रकाश की चाल कांच में प्रकाश की चाल से भी कम होगा। तो सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए इसका जो सटीक आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 5वां क्वेश्चन है। क्या 5वां क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें किस प्रकार से गमन करती है हमें यह बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, दूसरी है कि वो टेढ़ी गमन करती है, और किसी भी दिशा में गमन करती है, और इनमें से कोई नहीं। तो अब इस बात को समझो, आपने लेजर लाइट देखी होगी, आप इसे विजुअल भी देख सकते हैं। लेजर लाइट देखी होगी कि जब उससे प्रकाश निकलता है तो वो प्रकाश बिल्कुल सीधा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल एक क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल एक सीधी लाइन में वो प्रकाश की किरणें जाती है। तो प्रकाश की किरणें कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं चलती है, जिसे हम कर्व्ड लाइन कहते हैं या वक्र रेखा कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें कभी भी कर्व्ड लाइन में नहीं चलती है, वक्र रेखा में नहीं चलती है। प्रकाश की किरणें हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, और सीधी रेखा में चलने वाले ही प्रकाश को प्रकाश किरण कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। किसी भी दिशा में ऐसा नहीं है कि वो किसी भी दिशा में चलेगी, इनमें से कोई नहीं भी होगा, बल्कि इसका बेस्ट आंसर और सही आंसर हमारा होगा कि प्रकाश हमेशा क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन बोला है कि तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज कैसा होता है, इस बात को हमें क्या करना है, बताना है। ऑप्शन में है पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप इसके अर्थ को समझें कि पारदर्शक, पारदर्शक को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शक क्या होता है, तो पारदर्शक का अर्थ होता है, ध्यान से समझे आप, कि पारदर्शक का अर्थ होता है कि अगर ये एक कोई वस्तु है, ये कोई एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर प्रकाश की किरणें यहाँ आ रही है और ये सभी के सभी प्रकाश की किरणें इस वस्तु से पार होकर निकल जाती है, ये क्या है, प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है। तो अगर प्रकाश की किरणें इस वस्तु से होकर सभी के सभी प्रकाश की किरणें आसानी से अगर किसी वस्तु से पार कर जाती है तो उस वस्तु को
पारदर्शक कहा जाता है या पारदर्शी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ दूसरा ऑप्शन है हमारा अपारदर्शक। अपारदर्शक का अर्थ क्या होता है, आप इस बात को भी समझ लें। तो अपारदर्शक का मतलब ये है कि यदि ये एक हमारी कोई वस्तु है और इस वस्तु से अगर प्रकाश की किरणें गुजरना चाहती है तो प्रकाश की कोई भी किरण इस वस्तु से नहीं गुजर पाएगी। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होकर नहीं गुजर पाती है, आसानी से नहीं गुजर पाती है, तो उस पदार्थ को अपारदर्शक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, और एक जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है पारभासी। पारभासी, तो पारभासी क्या होता है, तो पारभासी एक ऐसी वस्तु होती है कि जब प्रकाश की किरणें उससे गुजरती है तो वो सभी के सभी प्रकाश की किरणें या प्रकाश का सभी हिस्सा उससे नहीं गुजर पाता, बल्कि प्रकाश का कुछ ही हिस्सा उससे गुजर पाता है। तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु या पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ जो ऑप्शन है हमारा कि तेल लगा कागज क्या होता है, तो तेल लगा कागज जो होता है वो एक प्रकार का पारभासी पदार्थ होता है, क्योंकि अगर तेल लगा कागज है, अगर उससे आप प्रकाश को पार करेंगे तो उससे सभी का सभी प्रकाश का हिस्सा तो पार नहीं हो पाता, लेकिन प्रकाश का कुछ हिस्सा उससे आसानी से पार हो जाता है। इसीलिए तेल लगा कागज हमारे पास पारभासी पदार्थ का एक उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे तेल लगा कागज हो गया, जैसे आपने कुहासा या कोहरा देखा होगा, कोहरा में भी हमें प्रकाश की किरणें बिल्कुल सही से दिखाई नहीं पड़ती है, बॉल तो जलता रहता है लेकिन हमें वो बॉल बहुत ही धीमी दिखाई पड़ती है। वो इसलिए भी दिखाई पड़ती है क्योंकि जो उससे प्रकाश की किरणें निकल रही है वो किरणें उस कोहरे से, प्रकाश की सारी किरणें उस कोहरे से पार नहीं हो पाती, कुछ ही किरणें पार हो पाती है, इसीलिए वो हमें हल्की धीमी दिखाई पड़ती है। तो तेल लगा कागज क्या होता है, पारभासी पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वो नियम क्या होते हैं, तो इस बात को समझो कि अगर ये कोई समतल दर्पण है, यहाँ प्रकाश की किरणें आ रही है और ये बिंदु से टकराकर वो वापस चली जा रही है, तो आने वाली किरणों को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और अगर जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो उस सीधी लाइन को नॉर्मल या अभिलंब कहा जाता है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और वो 2 नियम ये कहते हैं कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब है, ये तीनों एक ही समतल सतह में होता है। और दूसरा नियम इसका ये कहता है कि जो एंगल आई है और वो जो एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो याद रखना है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ऑप्शन पे विचार करते हैं। वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ए और बी यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। अब इसका सटीक आंसर या बेस्ट आंसर क्या है, तो ध्यान से समझे कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। इसका सही आंसर होगा कि वो काल्पनिक होता है। अब काल्पनिक क्यों होता है, अब इस बात को समझे कि वो वास्तविक क्यों नहीं होता है। तो अगर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है, अगर उस प्रतिबिंब को आप किसी पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं तो वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और अगर कोई भी प्रतिबिंब जो बन रहा है अगर उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वो प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। तो अगर आप समतल दर्पण में अपने फेस को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, तो क्या आप उस प्रतिबिंब को किसी भी पर्दे पे या कोई भी एक फोटो के रूप में आप उसे निकालना चाहें तो आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। लेकिन अगर आप मोबाइल से कोई भी अपने प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी अगर आप अपना फोटो खींचते हैं तो उस प्रतिबिंब को, उस फोटो को आप किसी भी पर्दे पे या एक पेपर पे निकाल सकते हैं, तो वो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। लेकिन जो समतल दर्पण या आईने के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है
तो परावर्तित किरण पुंज होगा, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो वो परावर्तित किरण पुंज किस प्रकार होगा? अपसारी ही होगा या अभिसारी होगा या समानांतर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहां से देखिए, आप इसको इस डायग्राम से विजुअल समझ सकते हैं कि एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित हो रही है। तो जितने भी समतल दर्पण पर अपसारी किरण पुंज आ रही है वो सतह से टकराकर फिर एक बिंदु पर जाकर वापस में क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। तो जब विभिन्न दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल जाता है तो इस तरह की प्रकाश की किरणों को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ जो बाई ऑप्शन जो हमें दिया गया है, तो यहाँ बोला गया है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होगा। तो वो कैसा होगा? तो जब अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो वो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर मिल जाता है। इसीलिए ये जो परावर्तित जो किरण पुंज होगी वो कैसी होगी? अभिसारी किरण पुंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या कहा गया कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण में आवर्धन की वैल्यू, आवर्धन का मान क्या होता है? तो पहले आप इस बात को समझे कि आवर्धन का मतलब क्या होता है। मैग्निफिकेशन जिसे हम स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में आवर्धन की जो वैल्यू होती है वो +1 होती है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा हमारा +1। लेकिन इस बात को समझो कि आवर्धन m का मतलब क्या होता है। तो m = होता है HO डिवाइडेड बाई HI। HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई, और HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो समतल दर्पण अगर कोई है तो यहाँ पे अगर कोई भी वस्तु खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे बनेगा, और समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु का आकार के बिल्कुल ही बराबर होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी वस्तु 2 फीट की है तो उसका प्रतिबिंब भी आपका समतल दर्पण में 2 ही फीट बनेगा। तो समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। सपोज डेट हम मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई x है, तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होगा उसकी भी ऊंचाई x होगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू x हो गया, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू x है और हाइट ऑफ इमेज की भी वैल्यू x है। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 चूंकि +1 आएगा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आप इस बात को ध्यान से आप इस कंसेप्ट को समझें कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी समतल दर्पण पर आपतित होती है, प्रकाश की किरण किसी भी समतल दर्पण पर क्या होती है? आपतित होती है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी भी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो वो जिस दिशा में समतल दर्पण पर आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो जब प्रकाश की किरण जिस दिशा में आई उसी दिशा में वापस लौट गई, तो आप इस बात को ध्यान से देखें कि जो आपतित किरण है, आने वाली किरण है, वही तो जाने वाली किरण है। तो आपतित किरण और जाने वाली किरण दोनों एक दूसरे पे स्थित है। तो दोनों एक दूसरे पे स्थित होने के बाद यहाँ पे ना तो आपतन कोण का निर्माण हो पाता है ना ही परावर्तन कोण का निर्माण हो पाता है। तो जब कोण का निर्माण हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए आपतन कोण का मान, परावर्तन कोण का मान, दोनों का मान जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि प्रकाश का किरण क्या होता है। तो प्रकाश का किरण का अर्थ होता है कि एक सरल रेखा में चलने वाली किरण को, एक सरल रेखा में चलने वाली जो प्रकाश होती है उसे किरण कहा जाता है। और जब बहुत सारी किरणें एक साथ आ जाती है तो वो किरणों का एक समूह का निर्माण करती है और किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है
कि सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कैसा होता है। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश पुंज जो होती है, अगर प्रकाश पुंज के बारे में आपने पढ़ा है तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार की होती है, अपसारी, अभिसारी और समानांतर। समानांतर किरण पुंज का अर्थ होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के बिल्कुल ही पैरेलल या समानांतर चलती हो, तो ये समानांतर किरण पुंज होता है। क्योंकि जो हमारा सन है और जो हमारा अर्थ है, तो इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 150 करोड़ किलोमीटर होता है। तो दूरी अधिक होने के कारण जो सूर्य से आती जो प्रकाश की किरणें हैं, वो यहाँ आकर बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, समानांतर होती है। इसलिए सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, वो क्या होती है, समानांतर किरण पुंज का एक उदाहरण होती है। नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे ये समाप्त होता है। इसके अगली सीरीज में हम इससे आगे की क्वेश्चन को करेंगे। जो भी बच्चे इस सीरीज से जुड़े हैं, आप अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे कंटिन्यू रखें और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक इस सीरीज को शेयर भी करें और बताएं। और जो भी नए बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।